हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 हिंदी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर। और ये जो पेपर है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर एक प्रकार का हाफ ईयरली में पूछा गया पेपर है जो कि एक स्कूल का है। और इस स्कूल में जो भी पेपर आते हैं वहाँ के जो टीचर हैं बहुत ही अच्छे से पेपर को बनाते हैं, तो मैं उन्हें जानता हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको जो पेपर बताने वाला हूं इसके जो भी आंसर हैं उनको आप बहुत ही अच्छे से समझना और उन क्वेश्चन को कहीं ना कहीं नोट कर लेना, ताकि इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लो और अच्छे से इनकी तैयारी कर लो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है और इसके आंसर को भी मैंने यहाँ पर पता किया है। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन के आंसर भी बताएंगे और सब कुछ बताने वाले हैं। तो जिस स्टूडेंट ने इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लास्ट तक देख लिया उसका यहाँ से 70 में 70 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में 70 में 70 पूरा पेपर बताने वाला हूँ ना, तो 70 में 70 तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है ना। और इस पेपर को आपको समझना है और अच्छे से इसके क्वेश्चन को देखना है कि कहाँ कौन सा प्रश्न आ रहा है, कहाँ से रस छंद अलंकार के प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से गद्य के प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से पद्य के प्रश्न आ रहे हैं, और आप लोगों को गद्यांश कौन सा पूछा जा रहा है, ठीक है ना, पद्यांश कौन सा पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बताने वाले हैं। जीवन परिचय, ठीक है ना, जीवन परिचय इसके बारे में बताने वाले हैं। और आप लोगों के जैसे खंड काव्य, और आपको ये भी पता चलेगा कि भैया ये जो पेपर है ये किस जिले का पेपर है, ठीक है ना, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। खंड काव्य पता चलेगा और आप लोगों को कौन सा तैयार करने का सही तरीका है खंड काव्य, वो भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। कौन कौन से वो बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो इसमें पूछे गए। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सा विधा है, कौन सी विधा है, कि जो सूरज का सातवां घोड़ा जो साहित्य है ये कौन सी विधा है, ठीक है ना, इसकी कौन सी विधा है। तो देखिए ऑप्शन आपका दे रखा है उपन्यास, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपन्यास। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का है कि त्याग पत्र किस विधा की रचना है। जो त्याग पत्र है वो किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए दे रखा है जीवनी, ऑप्शन बी दे रखा है उपन्यास, ऑप्शन सी दे रखा है नाटक, ऑप्शन डी दे रखा है निबंध। ऑप्शन दिख रहा है उपन्यास, आप टिक लगा दोगे, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनका आंसर नहीं दिया गया है। शुरुआत के 2 से 3 प्रश्न है, ये 3 केवल इनका आंसर दिया गया है। और तीसरा क्वेश्चन आपका है उपन्यास, और कौन सा उपन्यास, भूले बिसरे चित्र। जो भूले बिसरे चित्र उपन्यास है इसके लेखक कौन है, आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है और कमेंट करके बताइए। आपका ऑप्शन आपको दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन इसका है, भगवत शरण वर्मा। यानी कि जो भगवत चरण वर्मा है वो भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसका आंसर नहीं दिया गया है और इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता रहा हूं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि जो आपकी कंकाल कृति है, कंकाल जो कृति है इसके लेखक कौन है, क्या फिर जयशंकर प्रसाद है, क्या रामकुमार वर्मा है, क्या मुंशी प्रेमचंद्र हैं, क्या मैथिली शरण गुप्ता है। ठीक है ना। तो इसमें से 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है। कंकाल कृति के लेखक कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा स्टूडेंट्स, पहले का चौथे का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि आधुनिक काल की समय अवधि है, यानी कि जो आपकी आधुनिक काल की जो समय अवधि है वो क्या है। 1850 से 1900 तक है, या फिर 1900 से 1920 तक है, या फिर 1919 से 1938 तक है, या फिर 1843 से अभी तक यानी कि वर्तमान तक है। तो बताइए इसमें से इसका राइट ऑप्शन कौन होगा। तो मेरे हिसाब से जो इसका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो देखिए, अगर आप आधुनिक काल को जानते हैं तो आधुनिक काल का मतलब है कि जो ये चल रहा है ये आपका आधुनिक काल है। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो 1843 से वर्तमान तक। एक ऑप्शन मुझे ये ठीक लग रहा है और दूसरा वाला ऑप्शन मुझे ये सही लग रहा है। तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि ऑप्शन नंबर आ और ऑप्शन नंबर दा, देखो ये वाला ऑप्शन और ये दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो आप कमेंट करके बताना कि ये वाला ऑप्शन सही है कि ये वाला। मुझे लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि 1843 और वर्तमान अभी तक चल रहा है, तो इसका मतलब यही वाला आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि नई कविता, जो आप लोगों की नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है, यानी कि जो आपकी नई कविता है ना, नई कविता, इसकी प्रमुख विशेषता कौन सी है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि बौद्धिकता की प्रधानता, सेकंड दे रखा है अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, छंद है इसके बाद योजना में नवीनता, सामाजिक असमानता। तो इनमें से कोई एक राइट ऑप्शन है, आप कमेंट करके बताइएगा कि नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है। कि बौद्धिकता की प्रधानता है,
या फिर सामाजिक असमानता है, या फिर योजना में नवीनता। ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आप लोगों का होगा बौद्धिकता की प्रधानता। ठीक है ना, ये राइट ऑप्शन होगा। अगर ये राइट ऑप्शन नहीं है तो फिर कौन सा राइट ऑप्शन है वो कमेंट करके बताइए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और मुझे लग रहा है यही राइट ऑप्शन है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से रीतिकाल में प्रमुख 2 कवि कौन से हैं। यानी कि रीतिकाल के प्रमुख 2 कवि कौन से हैं। सबसे पहले तो बिहारी हैं। ठीक है ना, बिहारी, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख 2 कवि नहीं, केवल और केवल 1 कवि होंगे, क्योंकि 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको टिक लगाना रहता है। इसलिए प्रमुख कवि कौन से हैं, तो बिहारी जो हैं वो प्रमुख कवि हैं। ठीक है ना, बिहारी और केशव दास 2 प्रमुख कवि थे रीतिकाल के। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने टोटल 7 प्रश्नों को देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं आगे के जो बचे हुए 13 प्रश्न हैं। लेकिन इससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि यहां तक हमने जितने भी प्रश्न देखे हैं ना, इनमें सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का कौन सा है, इसमें विधा पूछी गई। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया, इसमें भी विधा पूछी गई। अच्छे से समझते चलना। इसके बाद तीसरा प्रश्न आया, इसमें आपसे लेखक के बारे में पूछा गया। चौथा प्रश्न आया, इसमें भी लेखक के बारे में पूछा गया। 5वां प्रश्न आया, इसमें आप लोगों के समय अवधि के बारे में पूछा गया। और इसके बाद 6ठा प्रश्न आया और उसमें विशेषता पूछी गई। और 7वें प्रश्न में क्या पूछा गया, प्रमुख कवि कौन से हैं। तो आपको एक चीज यहां पर दिख रही है कि ये जो शुरुआत के जो ये 5 प्रश्न थे ना, यहां तक ये 5 प्रश्न, ये जो 5 प्रश्न है स्टूडेंट, ये वाले 5 प्रश्न यहां तक, ये आपके किसके प्रश्न है, ये तो आपके गद्य के प्रश्न हो गए। इसके बाद यहां से आपके शुरू हो जाते हैं ये आपके गद्य के हैं, हाँ, और ये यहां से शुरू हो जाते हैं 6 से लगा करके 10 तक देखेंगे, वो सारे प्रश्न आपको पद्य को देखने को मिलेंगे। यानी कि जितने भी 6 से लगा करके जितने भी 10 तक प्रश्न देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे प्रश्न आपके पद्य के होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5वां प्रश्न और 6ठा प्रश्न का आंसर तो पता हो गया। इसके बाद देखिए 7वें का भी आंसर पता हो गया। अब देखिए हम देखने वाले हैं 8वां प्रश्न। तो चलिए प्रश्न नंबर आपका 8वां है कि साकेत, जो आप लोगों का साकेत महाकाव्य है, ये किसकी रचना है। साकेत महाकाव्य किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है, जयशंकर प्रसाद की है, हरिऔध की, या फिर नागार्जुन की है। तो इनमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, साकेत महाकाव्य किसका है। तो आपको बताना है कि साकेत महाकाव्य किसका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साकेत महाकाव्य आपका मैथिली शरण गुप्त का है। अगला प्रश्न है कि ललित ललाम की रचयिता कौन है। यानी कि जो आपका ललित ललाम है, ये किसकी रचना है, पद्माकर की, या मतिराम की, या भूषण की, या फिर बिहारी की। तो ललित ललाम, जो आपकी ललित ललाम, ये मतिराम जी की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि रसिक प्रिया जो है, 10 नंबर प्रश्न है कि रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। आचार्य केशव दास हैं, आचार्य देव हैं, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर भिखारी दास हैं। क्या आप रखता है कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन होंगे। तो रसिक प्रिया के जो रचनाकार होंगे वो आपके आचार्य केशव दास होंगे। ठीक है ना, चलिए ये प्रश्न आपको, अगर उम्मीद है कंप्लीट हो गए हो इतने प्रश्न, तो सारे प्रश्न आपको लिखते चलना है, केवल इनको देखना ही नहीं है, इनकी नोट्स भी बनानी है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 11 है कि रूपस तेरा घन केस पास में अलंकार कौन सा अलंकार है। यानी कि रूपस तेरा घन केस पास में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उपमा है, या फिर उत्प्रेक्षा है। तो इनमें से कौन सा अलंकार इसमें पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसमें इसका राइट ऑप्शन नंबर 12 यानी कि श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 12 है कि सुनति सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर सर सरोहु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। बताना है कि इन पंक्तियां, जो ये 2 पंक्तियां दे रखी हैं, इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं। यानी कि इस वाले चरण में और इस वाले चरण में, ये वाला चरण आपका दूसरा चरण हो जाता है और ये वाला चरण आपका चौथा चरण हो जाता है। तो दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं, गिन के बताएं कितनी मात्राएं हैं। चलो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 सॉरी केवल और केवल हमें दूसरे में गिननी है ना। तो चलो इतने की गिनते हैं, केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पहले वाले में 13, दूसरा वाला देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब इसका जो ये वाला ऑप्शन है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। 13 मात्राएं, यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स,
चलिए प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बहुत ऑप्शन आसान है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, क्योंकि आ है और यहाँ पर ये जो आप लोगों का इसमें आ जुड़ेगा तब हो जाएगा अनादर। ये नादर पहले दे रखा होगा, आ जोड़ दिया तो हो गया अनादर। ऐसा ही देखिए ये उपसर्ग होता है। उपसर्ग का मतलब जो जिसमें हम ना कुछ आगे जोड़ देते हैं, जिस शब्द में कुछ ना कुछ हम आगे जोड़ देते हैं वो उससे जो बनता है वो हमारा उपसर्ग बन जाता है, ठीक है ना। और यहाँ देखिए अगला प्रश्न जो प्रत्यय का दे रखा है, प्रत्यय में क्या होता है कि जिस शब्द के यानी कि जिस शब्द के बाद में हम कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं वो हमारा प्रत्यय कहलाता है। तो प्रत्यय देख लेते हैं। 14वां प्रश्न प्रत्यय क्या है, और प्रत्यय में पूछा गया कि जो त्वा है, त्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा, यानी त्वा प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनेगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है मृदुत्व, दूसरा दे रखा है मृदुता, 4 नंबर दे रखा है प्रभुता और दा नंबर दे रखा है त्वचा। तो इसका राइट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, आपको साफ साफ दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर प्रश्न है कि शताब्दी का समास विग्रह है, यानी कि जो शताब्दी है इसका समास विग्रह क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है 100 वर्षों का समूह, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 100 दिनों का समूह, तीसरा दे रखा है 100 महीनों का समूह और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 100 वर्षों का समूह, यानी कि 100 वर्षों के समूह को हम लोग शताब्दी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला प्रश्न नंबर 16वां है। ये देखिए 16वां प्रश्न है कि अच्छी शब्द का जो अच्छी शब्द है इसका तद्भव शब्द होगा, यानी कि तद्भव शब्द इसका क्या होगा। आंख होगा, कान होगा, भौं होगा या फिर दांत होगा। तो अच्छी का आंख होता है, आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ तक हमारे 16 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपने जिन जिन प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लगा करके 10 नंबर तक ये पद्य के प्रश्न हो जाते हैं। और इसके बाद में 11 से लगा करके जितने भी प्रश्न आपको 20 तक देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे प्रश्न आपके व्याकरण के होंगे। किसके होंगे स्टूडेंट्स, तो वो सारे प्रश्न आपके व्याकरण के होंगे। और व्याकरण में क्या क्या आपको तैयार करना है वो भी आप साथ में देखते चलिए, क्या क्या हमको तैयार करना है। सारे प्रश्नों को आपको देखिए रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सभी से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न हमारा 17वां देखते हैं। हमारा 17वां नंबर प्रश्न आपको दिख रहा है जो कि है ये प्रश्न नंबर 17वां हमारा है कि काज शब्द का तत्सम रूप है, यानी कि जो काज है इसका तत्सम शब्द क्या होगा। कार्य होगा, कर्म होगा, छिद्र होगा, श्रम होगा, क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन मुझे लग रहा है फर्स्ट होगा, यानी कि काज का जो कार्य होता है ये आपका तत्सम शब्द होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला नंबर देख लेते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न आपको दिख रहा है क्या है, जी हाँ अगला प्रश्न है 18वां नंबर की नदी नाम रूप है। अब देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया ये आपका किससे पूछा गया है, रूप का मतलब है ये जो प्रश्न आया है ये शब्द रूप से पूछा गया है। और अगर आपने शब्द रूप किसके तैयार करने हैं, नदी के शब्द रूप तैयार कर लो, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो नदी नाम कौन सा है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन या फिर चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी आ नंबर सही हो जाएगा, यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके इसी तरह देखिए अगला प्रश्न नंबर 19 है कि मधुवरी का संधि विच्छेद है, यानी कि मधुवरी का संधि विच्छेद क्या होगा। मधवारी यानी कि मधवरी विसर्ग है, मधुवरी विसर्ग है, मधु आरी विसर्ग है और मधुवरी। 4 ऑप्शन दे रखे थे, मैंने चारों को बताया लेकिन इनमें से कोई एक सही है भैया, उसको आपको बताना है। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सा वाला जो है वो राइट होगा, यानी कि मधुधन अरि विसर्ग है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 20 है हमारा लास्ट प्रश्न, कह रहा है कि सुहाग शब्द का तत्सम रूप होगा, यानी कि जो आपका सुहाग शब्द है ना इसका तत्सम रूप आपको बताना है। क्या इसका तत्सम रूप होगा, स्वामी होगा, सुहागा होगा, सौभाग्य होगा या फिर दुर्भाग्य होगा। बताइए कमेंट करके भैया कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए हम बता देते हैं कि इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो सा है वो राइट होगा, यानी कि सौभाग्य जो है वो सुहाग शब्द का तत्सम रूप होता है। तो इस तरीके से हमने आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए 20 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ हैं, ठीक है, वो हमने आपको बता दिए। और जिन स्टूडेंट को ये MCQ में अगर जितने का भी आंसर पता था तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और अगर आपको एक का भी नहीं पता है ना तो आप दिक्कत मत लीजिए, अगर आपको एक भी नहीं पता है ना तो इन 20 को तैयार कर लीजिए, फिर अगली वीडियो में जब मैं आऊँगा तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा। अगली वीडियो में भी हम हिंदी के दूसरा पेपर देखेंगे और दूसरा पेपर को भी यहाँ पर अमल कराएंगे। हम अपने एरिया के सारे पेपर ढूंढ रहे हैं और सारे उन पेपर को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम आपको वो सारे पेपर के MCQ प्रोवाइड कर सकें।
ठीक है ना। एमसीक्यू ही इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं, सारे प्रश्न ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एमसीक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हमारे आ चुके हैं जो बोर्ड एग्जाम में लंबे लंबे वाले प्रश्न, यानी कि बड़े बड़े प्रश्न। बड़ा प्रश्न हमारा है गद्यांश। अब देखिए सबसे पहले आपके एग्जाम में गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश पूछा जाता है, लेकिन ये जो है ये गद्यांश आपका हिंदी का गद्यांश है और इसको करने से आपको मिलते हैं 6 नंबर। ठीक है, हालांकि आपके एग्जाम में 2 पूछे जाते हैं, लेकिन करना आप लोगों को केवल और केवल 1 पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से, ठीक है ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारे धारण में, यानी कि हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकी हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फुहड़ गीत जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, और आपको इतना पढ़ने के बाद अगर आपको पता चल गया है कि ये किस चैप्टर का है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना, तुरंत बताइएगा। हम 3 तक गिनती करेंगे, 1 2 3। उम्मीद आपने कमेंट कर दिया होगा। तो चलिए हम बताते हैं, ये आप लोगों का मित्रता चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट गद्यांश है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे प्रश्न पहला क्या पूछा गया, कह रहा है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ के लेखक का नाम लिखिए। पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो सिंपल सी बात, आप पाठ का नाम लिख दोगे मित्रता, और लेखक का नाम क्या लिख दोगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है ना। इस तरीके से सेकंड वाले में पूछी गई इसकी व्याख्या। तो इसकी जो व्याख्या है, अगर आपको नहीं याद है तो इसकी व्याख्या तैयार कर लेना, आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा देखिए, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है ना, तो इसी तरीके से दूसरा भी प्रश्न गद्यांश में आता है, उसका भी ऑप्शन आपको मिलता है। पहले वाले का ऑप्शन, पहले वाला गद्यांश आपको नहीं आ रहा है, दूसरा वाला आप गद्यांश सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा वाला गद्यांश है कि कुशन, ये देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और संवृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। एक बात की ध्यान देना, एक बात का, यहां पर हमको केवल और केवल व्याख्या उतने की ही करनी है जितने में रेखांकित अंश की व्याख्या होती है। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक हमको इसकी व्याख्या करनी पड़ती है, पूरे की व्याख्या नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमको व्याख्या उतनी करनी पड़ेगी ना जितनी हमसे पूछी गई है। हमको केवल और केवल रेखांकित की करनी है, तो जितने शब्द रेखांकित किए गए हैं उनकी ही व्याख्या आपको करनी है, ठीक है ना। तो ये किसका है, और ये भी आपका जो गद्यांश है, ये भी आपका मित्रता चैप्टर का इंपॉर्टेंट गद्यांश है। तो दोनों गद्यांश के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इनकी व्याख्या आप समझ लीजिए, और इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे गद्यांश और पद्यांश वाले, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं पद्यांश की। चलिए अगला प्रश्न आपका जो 22 नंबर प्रश्न है, 21 नंबर आपका गद्यांश का था और 22 नंबर आपका पद्यांश का है। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। देखिए का नंबर ये दे रखा है और आप लोगों का खा नंबर ये दे रखा है। दोनों के बारे में चर्चा करेंगे अच्छे से, एकदम डिटेल से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए दोनों के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला वाला है कि पूरे ते निकसी रघुवीर और बधु धीर धीर दय मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनई जल की और पुट सुखी गए मधुराधर वय। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक प्रणकुटी करिहो कित है। ती की लखी आतुरता पी की अखिया अति चारु चली चचवे। देखिए बहुत ज़्यादा अटपटी लैंग्वेज है। अब देखिए जिस स्टूडेंट को ये गद्यांश मान लेते नहीं आ रहा है, तो देखिए उसके पास ये वाला भी ऑप्शन रहता है कि वो इसको छोड़ करके इसको कर सकता है। अगर उसको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो वो ये कर सकता है, अगर उसको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो वो इसको कर सकता है। डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं होता है, बस ध्यान ये देना है कि आपको कौन सा गद्यांश या पद्यांश आपको आ रहा है, जौन सा गद्यांश आपको पद्यांश अच्छे से आ रहा है, जिसके आंसर आपको अच्छे से पता है, वो गद्यांश या फिर पद्यांश आप करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो मान के चलते हमको ये वाला पद्यांश आ रहा है कि मानुभ हो तो वही रसरवानी बसो ब्रज गोकुल गांव के घरवान। जो पास हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन, ठीक है ना। पहन हो तो वही गिरो को जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारण। देखिए ये किससे पूछा गया है, तो भैया ये जो पद्यांश है आप लोगों का, ये पूछा गया है आप लोगों के रसकान से, ठीक है ना। ये रसकान से पूछा गया है, ठीक है ना। ये रसकान से पूछा गया है, इसके रसकान जी है रचयिता, ठीक है ना, समझ गए। अब ये किस चैप्टर का है तो ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इसके जो हमने कवि हैं वो हमने आपको बता दिया कि इसके कवि कौन है, रसकान,
ठीक है ना, रसखान। अब आपको कमेंट करके बताना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। रसखान है वो तो चलिए बता दिया हमने आपको, और आपके लिए होमवर्क है ये किस चैप्टर का है, क्योंकि यहां पर आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना है, और संदर्भ में आपको क्या लिखना पड़ता है, आपको हमने संदर्भ अच्छे से लिखना बताया है, तो आपको यहां पर संदर्भ में कवि का नाम और चैप्टर का नाम लिखना पड़ता है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसमें एक प्रश्न आएगा और दूसरा प्रश्न, यानी दो प्रश्न आएंगे, उनका आंसर आपको इसी से देख करके छांट करके लिखना पड़ता है। तो देखिए 23 नंबर प्रश्न हमारा कौन सा आएगा, 23 नंबर प्रश्न आपका आएगा कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय। आपको जीवन परिचय लिखना है। अब देखिए यहां पर जो ये 3 जीवन परिचय आपको दे रखे हैं, आप इन 3 जीवन परिचय को तैयार कर लीजिए। इन 3 जीवन परिचय में से कोई एक जीवन परिचय आपको 101% आपको देखने को मिल जाएगा 2024 बोर्ड एग्जाम में। पहला जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद तैयार कर लीजिए, पहला जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद, दूसरा आप लोग रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर लो, इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी तैयार कर सकते हो। हालांकि मैं कहूंगा आप केवल और केवल ये 2 ही तैयार कर लो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, इन दोनों में से आपको एक जरूर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखिए अगर आप चाहते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी तैयार कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपके अगर आप पर अच्छे से अगर आप करके आएंगे एग्जाम में तो 5 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। करना क्या क्या पड़ेगा, आपको जीवन परिचय देते हुए आपको इसकी क्या क्या करनी है, उनकी प्रमुख रचनाएं लिखनी पड़ती हैं, रचनाएं, ठीक है ना, प्रमुख रचनाएं लिखनी पड़ती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला प्रश्न हमारा इसी में का में से खा वाला प्रश्न आता है, जिसमें निम्नलिखित कवियों में से किसी कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को आपको लिखना पड़ता है। तो देखते हैं कौन कौन से वो कवि हैं जिनका जीवन परिचय आपको लिखना है। तो सबसे पहले सूरदास, दूसरे हैं तुलसीदास, तीसरे हैं रसखान। इनमें से सूरदास और तुलसीदास जी का तैयार कर लीजिए, और 2 से 3 और कोई तैयार कर लेना जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, उनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि भैया यहाँ पर जो कवि होते हैं किसी का भी पूछा जा सकता है। 4 से 5 जो कवि हैं उनके इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं और वही हर साल पूछे जाते हैं। तो 2 कवि का आप लोग तैयार कर लीजिए, सबसे पहले सूरदास और दूसरे तुलसीदास। इन दोनों के आपको 101% किसी ना किसी सेट में जरूर आएंगे, ये दोनों ही दोनों। ठीक है, तो भैया आप लोग कवि में से इन दोनों को तैयार कर लेना, अच्छे से लिखना ताकि आपको अच्छे अच्छे नंबर मिलें, भर भर के नंबर मिलेंगे अगर आप लोगों ने अच्छे से कॉपी को लिखा। ठीक है, और अच्छे से तैयारी की। इसके बाद देखिए 24वां प्रश्न आपका आता है इस पेपर में कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश, यानी कि अब आपसे पूछा जाएगा संस्कृत का गद्यांश, और संस्कृत का गद्यांश जो पूछा जाएगा वो भी आपको 2 आएंगे। तो उनमें से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, व्याख्या नहीं करनी है, अनुवाद करना है। पहला आप लोगों का ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा से केंद्र स्थली अस्ति अति अव संस्कृत वाड मत्स्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रस्तुत। देखिए ये पूरा का पूरा जो आप लोगों का गद्यांश है, ठीक है ना, ये आपका भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। तो अगर आपको इसकी हिंदी अच्छे से पता है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे, इस पूरे के पूरे गद्यांश को कर लोगे और यहाँ से 5 नंबर ले लोगे। ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगर आपको मान के चलते ये नहीं याद है, इसके बाद दूसरा भी आप लोगों के पास ऑप्शन रहता है ये वाला कि मानव जीवनस्य संस्करणम। अब देखिए ये आपका किस चैप्टर, सॉरी जो पहला वाला है ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है, और दूसरा वाला जो आप लोगों का है, एक मिनट, ये वाला जो आप लोगों का गद्यांश है ये आपका वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, वाराणसी। ठीक है ना। और ये वाला जो गद्यांश है ये आपका भारतीय संस्कृति, ये आपका भारतीय संस्कृति से लिया गया है। ठीक है ना। दोनों में से कोई एक कर लोगे 5 नंबर इजी मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए 24 में से आ बा खा। अब देखिए खा वाला प्रश्न आता है जिसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। अब आपको संस्कृत का पद्यांश पूछा जाता है, और पद्यांश कितने नंबर का, 5 नंबर का आता है। और देखिए कौन कौन से पद्यांश आए हैं, और देखिए पद्यांश बहुत ज्यादा ईजी होता है करना। ठीक है ना, क्योंकि भैया पद्यांश में आपको 2 लाइनों का क्या करना पड़ता है, हिंदी अनुवाद करना पड़ता है, और बहुत ही आसान से इन्हें आप तैयार कर सकते हो। पहला है कि उत्तरम यति। अब देखो मैं पढ़ूंगा नहीं तो आप लोग इसको देख लेना, ये वाले में से कोई एक तय कर लोगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे ही देखिए आपके एग्जाम में 24वें में से गा प्रश्न आता है, और इसमें पूछा जाता है अपनी पाठ्य पुस्तक से कटसंत किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो, यानी कि ऐसा श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना हो। ठीक है ना। मान के चलते ये 2 पूछे गए हैं,
तो कोई तीसरा ऐसा लिखना है जो इन दोनों से मैच नहीं करता है, यानी इन दोनों से बिल्कुल अलग है। कोई तीसरा लिख दीजिए, बस इन दोनों को मत लिखना। अगर इन दोनों को लिख दोगे तो पूरे नंबर काट दिए जाएंगे। साफ साफ दे रखा है कि कोई ऐसा लिखो जो कि आपके प्रश्न पत्र में दिया गया हो, उसको मत लिखिए, ठीक है ना। चलिए 24वें का घ नंबर प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यानी कि अब आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उस 4 नंबर के संस्कृत के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आता है कि वाराणसी नगरी कैसा संगलम अस्ति, यानी कि वाराणसी नगरी में कौन स्थित रहते हैं, तो वाराणसी नगरी कैसा संगमलम अस्ति। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका राइट ऑप्शन क्या आपको बताना है, ठीक है ना। इस तरीके के देखिए 2 प्रश्न आते हैं, आपको मैं दिखाता हूं। 2 प्रश्न नहीं 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला हो चुका था, दूसरा ये और तीसरा ये। 3 में से किसी एक का 2 का आंसर कर दोगे, आपको यहां से 4 नंबर मिल जाएंगे। पूर्व राजा का आसित, पूर्व राजा एका भारत वीरा आसित, ठीक है ना। पूर्व राजा क्या आसित, तो पूर्व राजा भारत वीरा आसित, यानी कि भारत का एक वीर था, सैनिक था। चंद्रशेखरा का आसित, चंद्रशेखरा का आसित, ठीक है ना। आपको बताना चंद्रशेखर का आसित। तो इस तरीके से अगर आप प्रश्न कर लेंगे तो आप लोगों को यहां से 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न नंबर हमारा 25 है कि निम्न में से किसी एक पर निबंध लिखिए। पूर्व राजा का आसित, पूर्व राजा एक नागरिक आसित, पूर्व राजा एक नागरिक था। चंद्रशेखर क्या, तो चंद्रशेखर एक भारत वीरा आसित। देख लेना आप लोग इसमें से कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक निबंध लिखना है, तो देखिए स्वदेश प्रेम, वर्षा ऋतु या फिर कोरोना वायरस। 3 में से कोई एक पर आपको निबंध लिखना पड़ता है और इसके लिए आपको 9 नंबर दिया जाता है। अगला प्रश्न आता है 26 नंबर और इसमें पूछा जाता है खंड काव्य। क्या पूछा जाता है, खंड काव्य। और आप देख लीजिए ये ज्योति जवाहर खंड काव्य है और आपको ये कमेंट करके बताना है कि जो ज्योति जवाहर खंड काव्य है ये किस जिले का खंड काव्य है, किस जिले का खंड काव्य है। आप ये हमको कमेंट करके बताइए। जिन स्टूडेंट्स को ये पता है कि ये किस खंड काव्य, ये जो खंड काव्य दे रखा है ज्योति जवाहर किस जिले का है, तो जो भी कमेंट करेगा मैं उसकी कमेंट को जरूर पिन करूंगा और इस कमेंट को जरूर लाइक करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स को पसंद आई होगी। इस पूरी की पूरी वीडियो में मैंने आप लोगों को 20 MCQ के आंसर भी बताए और साथ में पूरे के पूरे जो पेपर था उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझ में आए कि पेपर किस तरीके का 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स को पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई हो तो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपसे मिलेंगे ऐसी और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।